एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का तीसरा यूनिट, जिसमें लास्ट यूनिट है ये अराजकतावाद चैप्टर है, ये लास्ट उसका पॉइंट है अराजकतावाद। इसके बाद आपको फोर्थ चैप्टर नारीवाद यानी फेमिनिज्म आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। अराजकतावाद का विकास, अराजकतावाद का सिद्धांत पूछे या तत्व पूछे या मान्यताएं पूछे, और 21वीं सदी में अराजकतावाद कैसा है या कैसे विकसित है या अभी भी है ये पूछेगा, और लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे। लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। इसमें इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अराजकतावाद पढ़ने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, कुछ पॉइंटों का ध्यान रखें अराजकतावाद में, ताकि आपको याद रहे कि अराजकतावाद को कैसे, इस चैप्टर को क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखने के लिए अराजकतावाद है, ये क्या करते हैं, अराजकतावादी जो विचारक होते हैं ये राज्य के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। राज्य खत्म कर देना चाहते हैं, राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए इनके, राज्य होना नहीं चाहिए, ये राज्य को एकदम बुरा मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य होगा तो लोगों पे शासन चलाएगा। ये मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहते हैं, यानी जो इंसान है, जो मनुष्य है, रह रहा है, उसको पूर्ण रूप, समाज में जो रह रहा है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उस पर किसी भी तरह की सरकार का या कोई राज्य का रूल एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, यानी ये राज्य और सरकार के बिल्कुल खिलाफ होंगे। मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य में विवेक है, समझने की शक्ति है, इच्छा है, वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इस पे किसी चीज़ का रूल और रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। राज्य बिल्कुल तरह खत्म कर देना चाहिए, ये अराजकतावादी मानते हैं। अराजकतावादियों का विचार है कि जो समाज है ना, जो सोसाइटी है, जो समाज है, ये समाज, जो समाज है ना, मनुष्य के लिए तो वरदान है, ये अराजकतावादियों का मानना है। परंतु जो सरकार और उसके लिए अभिश्राप है, यानी जो सरकार है उसके नियम और कानून है ना, ये लोगों के लिए अभिश्राप है। इनका अगर सरकार या राज्य होगा या कानून होंगे लोगों के ऊपर, तो उनका विकास नहीं हो सकता, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये अराजकतावादी का मानना है। इनकी मान्यताएं क्या रहती हैं, अराजकतावादों की मान्यता, इसमें व्यवस्था तो रहेगी, यानी जो व्यवस्था चल रही है, सोसाइटी समाज चल रहा, व्यवस्था तो रहेगी, परंतु शासन नहीं रहेगा। इसमें एक बात याद रखना, व्यवस्था, रूल चाहते हैं लेकिन शासन नहीं। लेकिन किस तरह का रूल, समाज में व्यवस्था जो चली आ रही है, जो चल रही है ना, वो उसी तरह रहे। वो कानून या राज नया परिवर्तन ये कुछ नहीं चाहिए इन्हें, शासन नहीं चाहना चाहते। समाज प्राकृतिक मानते हैं, यानी समाज है जो, वो प्रकृति का है, वो प्रकृति से ही चला आ रहा है। जो सोसाइटी है, जो समाज है, इसमें वो प्रकृति से चला आ रहा है। इसमें तीसरी मान्यता है, ये राज्य और अन्य जो व्यवस्था कृत्रिम है, ये बनाई हुई है, यानी कृत्रिम यानी बनाई हुई है लोगों की, और ये मनुष्य पे स्वतंत्रता को छीन रही है, कम कर रही है उनकी स्वतंत्रता को। यानी ये इनको बंद कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए, इन्हें ज़रूरत नहीं है समाज में रहने की। अब इनका विरोध क्यों कर रहे हैं ये, समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ इसलिए विरोध हो रहा है। मानव का दमन हो रहा है ना इनका, मतलब समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ ये राज्य, जो समाज, ये सरकार है, ये क्या कर रही है, समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ जा रही है। इसीलिए अराजकतावादी इनका विरोध करते हैं। मानवता का दमन हो रहा है, इंसानों का दमन हो रहा है, मनुष्य का जो रह रहा है समाज में उसका दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है उसका, तो इसलिए इसका विरोध होता है, सरकार और राज्य का, उसके कानून अधिकारों का। उसके बाद है, राज्य की जगह एक स्वैच्छिक संगठन चाहते हैं, यानी राज्य को हटा दो पूरी तरह से और एक स्वैच्छिक संगठन लेके आओ। ठीक, अब ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि राज्य खत्म कर दो, सरकार को हटा दो पूरी तरह से, कोई नियम कानून नहीं हो, मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्र रहने दो। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, शासन तो चाहिए पर, ओ सॉरी, व्यवस्था तो चाहिए पर शासन नहीं चाहिए इन्हें। समाज प्राकृतिक है, जो राज्य और अन्य व्यवस्थाएं, जो सरकार, वो कृत्रिम है, लोगों की बनाई हुई है। और बना क्यों रहे हैं, क्योंकि वो लोगों पे शासन करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब
इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। पहले की तरह सबके इंट्रोडक्शन जरूर लिखें आप क्वेश्चन में। अराजकतावाद एक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कौन से और सब्जेक्ट के आपके हेल्प चाहिए। अराजकतावाद एक आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन है जो राज को समाप्त करने की बात करता है। जो पहले आपको मैंने बता दिया है कि ये राज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि राज को हटा दो, समाप्त कर दो इन्हें, हमें ज़रूरत नहीं है राज की। ये सिद्धांत मानता है कि जो जीवन श्रेष्ठ लक्ष्य यानी स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति उसमें सबसे बड़ी बाधा है। ये कहते हैं जो मनुष्य है उसकी जीवन में, यानी जो ये है जो है राज्य की जो शक्ति है, ये मनुष्य के जीवन में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है, बहुत बड़ी बाधा डाल रही है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने, कार्य करने और क्षमता करने की शक्ति नहीं दे रही है। ये राज्य उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र चाहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार राज अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब प्रतिबंधित वाला है, इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य मूल्य विवेकशील है, निष्कपट है और न्यायपरायण प्राणी है। यानी उसमें समझने की शक्ति है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह सकता है, अपने रूल रेगुलेशन चला सकता है, न्यायपूर्ण वो व्यवहार कर सकता है, वो न्यायपूर्ण प्राणी है आदि। यदि समाज सही ढंग से संचालित हो तो किसी के बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अराजकतावादी मानते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, अगर वो सही रूप से संचालित हो ना तो उनको कोई भी बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नियम कानून या राज स्टेट सरकार की जरूरत ही नहीं है। पूर्ण रूप से हम अकेला ही रहना चाहते हैं बिना राज्य और सरकार के। ऐसी स्थिति में क्या है, राज्य की उपस्थिति क्या करती है, वो स्वयं अप्रासंगिक हो जाएगी और राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज। अब ये वर्ग विहीन हम जो समाज चाहते हैं, ये कार्ल मार्क्स से ना अराजकतावादी थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए इसमें वर्ग विहीन समाज शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। ये मिलता जुलता है, तो अधिकतर चीज़ें ना मार्क्सवाद से, हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये वर्ग विहीन समाज, ये मार्क्सवाद में आता है, लेकिन ये इससे भी थोड़ा सा रिलेटेड है, इसकी वजह से इस्तेमाल किया गया हुआ है। जो राज्य विहीन है वो वर्ग विहीन समाज चाहते हैं कौन? अराजकतावादी। कहते हैं कि जो राज्य नहीं रहेगा तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, अपने पूर्ण रूप से कार्य कर सकेंगे, अपनी स्वतंत्रता इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है ना, उपयोग कर सकेंगे, यानी एक तरह से क्या भोग सकते हैं। वर्ग विहीन समाज यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे, किसी की तरह किसी का शोषण नहीं होगा, है, सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाएगा, सभी लोगों को समान सुविधा दी जाएगी, सब कुछ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और समानता पे आधारित होगा। ये आपने इंट्रोडक्शन देखा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है। अगर अराजकतावादी विचारक सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, जो मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो अराजकतावादी है वो शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। शक्ति के बल पर राज्य द्वारा शोषण, धन के बल पे पूंजीपतियों द्वारा शोषण और ईश्वर के नाम पे धर्म का जो शोषण चल रहा है उसको कहते हैं कि भैया पूर्ण रूप से खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए। अराजकतावादी कहते हैं कि जो राज्य में जो शक्ति के बल पर जो राज का शोषण कर रहे हैं ना, मतलब राज्य द्वारा शोषण हो रहा है लोगों का, उसे धन के बल पे, यानी जो पूंजीपति हैं वो धन के बल पे लोगों का शोषण कर रहे हैं, काम ज़्यादा करवा रहे हैं, मजदूरी कम दे रहे हैं। और जो ईश्वर के नाम पे, जो धर्म के नाम पे ऐसे करते हैं, पाखंडी धर्म के नाम पे शोषण कर रहे हैं, उनको भी पूर्ण रूप से खत्म कर दो, हटा दो। अराजकतावाद से अभिप्राय व्यवस्था नहीं है, इसका अर्थ मतलब अराजकतावादी से जो अभिप्राय निकलता है व्यवस्था नहीं, इसका अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं है, शक्ति का अभाव है, सरकार का अभाव। अराजकता यानी स्वतंत्रता, एकता और प्रेम चाहता है। क्या? अराजकतावादी कहते हैं कि व्यवस्था का अभाव नहीं, यानी व्यवस्था तो वो चाहते हैं, अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो चाहते हैं, लेकिन किसमें? शक्ति का जो अभाव, सरकार का अभाव, उनको हटा दो भैया, हमें नहीं चाहिए कि आप शक्ति के बल पे हम पे वो करो, उसमें न रहो, सरकार के दम पे रूल और रेगुलेशन ला के रख दो, हम आपका नियम करें, हम आपकी कठपुतली नहीं हैं,
हम आपके इशारों पे नहीं, यानी राज्य के इशारों पे नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार के इशारों पे नहीं जाने वाले हम। ठीक। अराजकतावाद मानता है कि स्वतंत्रता, एकता और प्रेम को बढ़ावा दिया जाए, समाज और जो सोसाइटी यानी समाज है वो पूर्ण रूप से आराम से चल सकेगा उस व्यवस्था में, वो ऐसा मानते हैं अराजकतावादी। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है। अब ये अराजकतावाद की परिभाषा, अब ये परिभाषा मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे तो ये पूछता आपको याद होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको लगता है कि मैं आंसर टाइम है, मैं आंसर बढ़ा सकता हूँ, मेरे आंसर बढ़िया आ रहा है, मैं बढ़ा सकता हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको अराजकतावाद का अर्थ मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं, बीच मेन बॉडी पार्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं आप इन्हें। ठीक है। अराजकता आर्काइव का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक शब्द आर्चिंग यानी शासन का अंत है। एक बात याद रखना, जो अराजकता है, कीपैड खराब हो गया है इसके लिए सॉरी, ये तीर आगे जा नहीं रहा, कोई नहीं। अराजकता है, आप ये देख लें। ठीक है। इसका किसका, अनार्की का, अराजकता है जो अनार्की का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा अनार्किया यानी अनार्की का हिंदी रूपांतरण है अराजकता। ये ग्रीक शब्द अनार्किया शासन का अंत जिसे कहते हैं। ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। अराजकतावाद है शक्ति तथा शोषण के अभिशाप मानता है, चूंकि क्योंकि ये चूंकि लिख गया सॉरी, इसके लिए ये क्योंकि होना चाहिए, राज बल का प्रयोग करता है। इस कारण से विचारक राज सत्ता की समाप्ति के पक्षधर है, एक तरह से देखा जाए। यानी अराजकतावाद क्या कहता है कि जो शक्ति है शोषण का अभिश्राप है, क्योंकि राज बल प्रयोग करता है, यानी जो स्टेट है वो क्या कहता है कि जो राज एकदम बल प्रयोग करेगा, शक्ति का प्रयोग करता है, इसके कारण ये विचारक राज्य सत्ता की समाप्ति के पक्षधर, यानी राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। कोल ये अराजकतावादी विचारक है, इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। कोल एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अराजकतावाद ऐसे समस्त समाजों के घोर विरोध से प्रारंभ होता है जो बर्हत्तमूलक शक्ति पर आधारित होता है, यानी बाहर से राज्य जो रूल समाज में बाहर से ला नियम बना के ला रहा है ना, उस पे आधारित होता है। अगला है प्रिंस कोस्पटिकिन क्रोपटकिन, ये एक अराजकतावादी जिन्होंने परिभाषा दी है अराजकतावाद का। अराजकतावाद जीवन का वह आचरण है, ये क्या मानते हैं कि जो अराजकतावाद है वो जीवन का वह आचरण है जिसमें राज्यविहीन जो समाज है की कल्पना की जाती है, यानी जीवन का वह आचरण है, यानी वो सपना है एक तरह का कि जो राज्यविहीन समाज है उसकी कल्पना की जाती है। शांति व्यवस्था हेतु कानून की अधीनता स्वीकार्य नहीं होती है इसमें, यानी जो शांति व्यवस्था यानी हेतु जो कानून है उसकी अधीनस्थता स्वीकार नहीं, यानी कानून को बिल्कुल तरह नहीं मानते ये। हॉक्सेल ये एक विचारक है, एक ये है, ये देखिए हक्सले समाज की वह स्थिति जिसमें स्वयं पर शासन करने की मान्यता दी जाती है, ये सीधा कहते हैं जो समाज है कि उसकी स्थिति जिसमें वह स्वयं शासन करने का रूल अपनाते हैं वो अराजकतावाद कहलाता है। ठीक है। अब अराजकतावाद का इतिहास क्या रहा है, ये मतलब सॉरी ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, अराजकतावाद आया कैसे, ये वो है। ठीक है। अराजकतावाद का विकास कैसे होता है, तो अराजकतावाद इतिहास रूप से विभिन्न विचारों और आंदोलन से बहुत से केंद्रीय विषयों के साथ लेकर चलता है। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, अगर विकास पूछे तो यहाँ से विकास शुरू कर दें इंट्रोडक्शन लिखने के बाद। ठीक है। ये चाहें तो आप अपने शब्दों में लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। अभी बहुत टाइम है नोट्स बनाने का, आराम से बना सकते हैं अगर आप, क्योंकि उसके बाद शायद 8 तारीख को आपको एग्ज़ाम है। ठीक है। अराजकतावाद का 4 तारीख के बाद 8 तारीख को होगा एग्जाम आपका।
अराजकतावाद का ऐतिहासिक विकास, आप इस पे बिल्कुल अपने नोट्स अपनी भाषा में बनाएं। मैं आपको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूँ इसके ऊपर, अराजकतावाद के विकास के ऊपर। ठीक है। जो अराजकता इतिहास में जो विचारक है उनके आंदोलन से बहुत से केंद्रीय विषयों के साथ लेकर चलता है, ऐसे लिखना शुरू आप करेंगे। ठीक है। ये सभी विषय क्या करते हैं कि केंद्रीय राज्य का विरोध करते हैं, केंद्रीकृत राज्य का विरोध करते हैं। यानी ये कहते हैं कि जो केंद्र के राज्य है उसका हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। केंद्रीकृत राज्य में शासन और रूल समाज और लोगों पे ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा रूल और रेगुलेशन लागू हो जाते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि हमें केंद्रीकृत राज्य नहीं चाहिए, इसलिए उनका विरोध करते हैं। अब क्या आगे कहते हैं ये लोग, उदार लोकतांत्रिक शासन में भी केंद्रीकृत राज्य के दमन और बल को स्वाभाविक तौर पर देखा गया है। यानी उदारवादियों का मानना है जो उदारवादी लोकतंत्र जो शासन रहा है, जो उदारवादी, हाँ ये उदारवादी जो लोकतंत्र शासन रहा है उसमें क्या है, अराजकता उसमें केंद्रीय राज्य के दमन का बल को स्वाभाविक तौर पर देखा गया है। अराजकतावाद को अमूलचूल परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अमूलचूल यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन के रूप में, रूल में बात की गई है, परिभाषित की गया है। इसमें एक विचारक है मिखाइल बाकुनिन। ये विचारकों के अगर नाम लिखोगे ना आप ऐसा करना, दो ब्लैक पेन से जब भी विचारकों के नाम लिखे तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, ताकि एग्जामिनर अगर एग्जाम सीट चेक कर रहा है आपको तो पता रहे कि हाँ बच्चे ने लिखा हुआ है किसी ने। मिखाइल बाकुनिन ये एक अराजकतावादी विचारक है। अराजकतावाद की ये परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जो भविष्य के जो सामाजिक संगठन का निर्माण हो रहा है ना, जो भविष्य के सामाजिक संगठनों का निर्माण हो रहा है वो मुक्त समाज श्रमिकों के संगठनों द्वारा केवल नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। यानी ये मानते हैं कि जो समाज में संगठनों और श्रमिकों को या संगठन सोसाइटी का जो निर्माण हो रहा है ना, उन संगठनों द्वारा केवल क्या रहते कि नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, लेकिन राज्य क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे होना चाहिए। कहते हैं कि नीचे से ऊपर हो, ये जरूरी है, नीचे से ऊपर होगा। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तभी तो आप धीरे धीरे आप एक बिल्डिंग में जाएंगे, सीधा ऊपर तो लैंड नहीं करेंगे ना, तो नीचे से ही सीढ़ियाँ चढ़ के या लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, है ना। बिल्कुल उसी तरह ये मिखाइल बाकुनिन भी कहते हैं कि जो भी संगठन या सोसाइटी या समाज या श्रमिक मुक्त आंदोलन जो भी चल रहा है वो केवल नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, तभी समाज को सभी को समानता सुविधा और हर चीज़ बराबर मिल सकेगी। ठीक। उसके बाद एक फ्रांस के विचारक रहे हैं, प्रोंदो। ये संपत्ति, इनका एक इम्पोर्टेंट थॉट है, संपत्ति क्या है, संपत्ति चोरी है। ये अक्सर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये थॉट। पियारे जोसेफ प्रोंदो, ठीक है। ये पारंपरिक दृष्टिकोण से ये प्रभावित होकर बाकुनिन क्या कहते हैं कि विकेंद्रीकृत जो स्वयं संगठित संगठनों का एक श्रेणी के आधार पर भावी समाज की परिकल्पना करते हैं। यानी एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें श्रेणी आधार पर संगठन होने चाहिए। इस समाज में क्या कहते हैं कि जो श्रमिक है, श्रमिकों के संगठन है, उसको पारंपरिक तौर पर सहयोगी हो, यानी जो परंपरा से चले उसको सहयोगी हो उनमें संगठनों में, और आंतरिक संरचनात्मक तौर पर बिना किसी पद गोपनीयता और स्वतंत्रता पूर्ण एक दूसरे से मेल मिलाप कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि जो समाजवाद सरकारवाद के विपरीत है, यानी जो सोशलिज्म है सोशलिज्म है वो सरकारवाद से विपरीत है। इसका अर्थ ये निकालता है कि जो भविष्य का जो समाज है वो समानता पर आधारित होना चाहिए। वो कहते हैं कि समानता पे आधारित होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि राज्य अगर होगा तो इस पे समानता नहीं लाने देगा, क्योंकि अगर मान लो समानता नहीं आएगी तो लोगों पे विकास नहीं होगा। ये कहते हैं कि जो भविष्य का जो समाज होगा वो समानता पर आधारित होना चाहिए।
ठीक है, समानता पर आधारित होना चाहिए। हाँ, समानता पे ये सॉरी यहाँ था मैं, ठीक है, समानता पर आधारित होना चाहिए, जिसमें कहते हैं कि श्रमिक संगठन के द्वारा जो केंद्रीय राज्य है वो अनावश्यक बन जाएगा। यानी जब भविष्य का जो समाज होगा वो होगा समानता पे आधारित। इसमें क्या होगा, जो श्रमिक संघ होंगे ना, यानी जो मजदूर संगठन होंगे, कि जो द्वारा केंद्रीय राज्य को अनावश्यक बना दिया जाएगा, यानी जरूरत नहीं है राज्य की, हमें उन्हें अनावश्यक रहने दिया जाए, हमें जरूरत नहीं है। इस तरह के विचारों को मजदूर सरकारी समितियों के विकास के प्रयास द्वारा स्पेन के मोड्रोंग के अधिक आधुनिक परिस्थितियों को में लागू किया गया है। वे जो बाजार, यानी कहते हैं वे लोग जो बाजार में समाजवाद के विकास को विकसित करने की मांग करते थे, वो मानते थे कि उसे पूर्ण करने के लिए श्रमिक सहकारी समिति को क्या करें, एक बड़ी चुनौती निभानी होगी। यद्यपि इसके लिए केंद्रीय सरकार का लुप्त होना जरूरी है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लुप्त कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट को ही लुप्त कर दो इसमें, ताकि लोग अपना स्वतंत्र और समान सोसाइटी बना सके। अब ये कहते हैं कि सामान्य लोकप्रिय अभिकल्पना में अराजकतावाद जो कह रहे हैं, ठीक है, सामान्यतः लोकप्रिय अभिकल्पना में अराजक व्यक्तियों ने आतंकवादी के रूप में भी देखा जाता है। यानी बहुत से विचारक ये मानते हैं जो अराजकतावादी है उसको आतंकवादी के रूप में भी देखा जाता है, आतंकवाद के रूप में भी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो अराजकतावादी है स्वयं इस संगठनों को घृणित करता है, यानी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही रहा है कहीं ना कहीं। राजनीतिक विचारों में मैं एक अराजकतावादी हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं राजनीति में एक अराजकतावादी हूँ, ऐसे अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक और व्यवस्था श्रम से जुड़ी हुई होती है। अब अराजकतावादी क्या कहते हैं, मुख्यतः कानून और सरकार के उन्मूलन की वकालत करते हैं। इनका विकास है कि इसमें एक अधिक प्राकृतिक और सरल सामाजिक व्यवस्था का विकास होगा, जिसमें प्रोंधा ने सुझाव दिया अराजकता में समाज व्यवस्था चाहता है, यानी अराजकता में समाज व्यवस्था, अराजकता जो है अराजकतावादी हैं वो कहते हैं हमें समाज व्यवस्था चाहिए, हम समाज व्यवस्था में जी लेंगे, हमें राज्य नहीं चाहिए या शासन या सरकार नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला थॉट। कभी कभी अराजकता को हिंसा के साथ भी जोड़कर देखना भी भ्रामक होता है। ऐसा लगता है कि अराजकतावाद, जब मान लो कोई किसी शासन में रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो एक दूसरे को, मान लो किसी की इच्छा हो रही है कि भाई मुझे थप्पड़ मार देना इसे, अब उस बेचारे को बेफालतू मार दोगे शरीफ को तो वो भी मारेगा, तो उस व्यवस्था को कहाँ भी समान हुआ, बेचारा पिटता जा रहा है। अब सरकार रहेगी तो उसको सामान्य न्याय देगी, लेकिन अराजकतावादी चाहते हैं कि सरकार रहे ही ना, ठीक है। अधिकांश अराजकतावादी हिंसा को गलत मानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मानते हैं हिंसा को गलत, लेकिन वह अन्यथा नहीं मानते। अराजकतावाद के कई अनुयायी क्या कहते हैं कि हिंसा को नैतिक तौर पर किसी भी रूप में अस्वीकार करते हैं। अराजकतावादी विचारों को कभी कभी ताओवादी या बौद्ध विचार या स्टोअक्स और प्राचीन ग्रीक के निर्धारण में अंग्रेजी गृह युद्ध के लोगों से जोड़कर समझा गया है। अब इसमें एक विचारक रहे हैं विलियम्स, ये विलियम गाडविन को उनके राजनीतिक न्याय संबंधी लेख के आधार पर प्रथम अराजकतावादी सिद्धांत के जनक के तौर पर जाना जाता है। यानी ये पहला व्यक्ति थे जिनको अराजकतावादी सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाएगा। हालांकि जो गॉडविन है
कभी भी अपने अराजकतावादी स्वीकार नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये आप अपने लैंग्वेज अपनी भाषा में जरूर लिख लेना, ठीक है। 19वीं सदी में अराजकतावाद बहुत बड़े पैमाने पर उभरता था। इसमें समाजवाद आंदोलन के विकास को देखा जा सकता है। बाकुनिन प्रौंधा के विचारों से अधिक प्रभावित थे। एक विचारक ना होकर एक क्रांतिकारी अधिक थे। अब 90, ठीक है, हाँ, 90s ये रहा 1960 में 1860 के दशक तक साम्राज्यवाद और अराजकतावाद दोनों में किसी एक तरह का कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता। ये साम्राज्यवाद का भी समाजवाद और अराजकतावाद दोनों में कोई समान विभाजन देखने को नहीं मिला, क्योंकि बाकुनी ने 1864 में स्वयं ही कार्ल मार्क्स की अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की मजदूर सभा में सहभागिता की थी। यानी ये गए जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी मजदूर सभा में सहभागिता लिए, हिस्सा लिया उन्होंने। 19वीं सदी के उद्धार्त में थोड़ा सा बोरिंग सा लेक्चर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन लिखना आपको यही है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो परफेक्ट लिखेंगे, ठीक। मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं पीएचडी के, इसलिए मैं नहीं वो कर पा रहा हूँ, ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहा। 19वीं सदी के उद्धार्त में अराजकतावादी को औद्योगिक मजदूर वर्ग के बीच अराजकता श्रमिक संगठन के माध्यम से रूस और दक्षिण यूरोप में भूमिका किसान के लिए सामूहिक मांग करने पर उन्हें बहुत अधिक समर्थन मिला था, ठीक है। अराजकतावादी विचारकों में अराजकतावाद एक प्रचलित सिद्धांत नहीं रह गया, क्योंकि यह किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जो तो सत्ता थी उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी समाज और राष्ट्र अराजकतावादी सिद्धांत के आधार पर निर्मित नहीं हो सकता है। इसलिए अराजकतावाद अपने आप में किसी समाज और देश में अपना प्रभाव बनाए रखने में उदार मार्क्सवाद, रूढ़िवाद, फांसीवाद और नाजीवाद में कमतर रहा है, ठीक है। ये आपके रहा है, ठीक है। इसमें परिभाषित तर्क पर दिए देख सकते हैं किस प्रकार केंद्रीकृत राज्य का विरोध किया गया है, ठीक है। इसमें आप याद रखें केंद्रीकृत राज्य का विरोध देखा गया है, ठीक है। अराजकता ने राज्य को एक प्रभुत्वशाली संस्था के रूप में देखा। इसमें अराजकतावादी राज्य को प्रभुत्व शक्तिशाली यानी बहुत बड़े शक्ति संस्था के रूप में देख रहे हैं, का विरोध कर रहे हैं। ये समाज और वर्ग में मानवीय संगठनों के शांतिपूर्ण सहयोग को रोकता है। यानी राज्य है जो, वो कहते हैं कि जो समाज में राज्य में मानवीय संगठनों और शांतिपूर्ण सहयोग को रोक रहा है राज्य, इसलिए उसको विरोध कर रहे हैं। अराजकता ये मानते हैं, अराजकतावादी ये मानते हैं कि एक आदर्श समाज की कल्पना वह होगी जिसमें निकट छोटे स्तर के जो अधिकतम होंगे ना, अधिकतम संगठनों को मान्यता दी जाएगी। यानी जो छोटे छोटे संगठन उनको मान्यता दी जाएगी, चाहे वह संगठन अर्थव्यवस्था से संबंधित हो या फिर राजनीति से। अराजकतावाद एक ऐसे सिद्धांत जो समाज को राज्य से अधिक प्राथमिकता देते हैं। यानी अराजकतावादी समाज की जो कल्पना जो समाज है उसको राज्य से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमें स्टेट नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, हम समाज में ही ठीक है। अधिक प्रथम प्राथमिकता अराजकतावादी समाज को दे रहे हैं। ये समाज में शांति प्रिय सहयोगी गतिविधियों करने वाली क्षमता को देखते हैं। यानी समाज में जो शांति प्रिय वो नियम कानून है समाज के पास, जो शांति प्रिय और क्षमता को देखा जा सकता है उनमें। जो राज्य के भ्रष्ट और अनैतिक नियंत्रण बल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी या महत्वपूर्ण भूमि होगी, पूर्ण होगी एकदम, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन आपका ये विकास का खत्म होता है। अब है अगला क्वेश्चन, अराजकतावाद के प्रमुख तत्व या सिद्धांत। ये प्रीवियस में पूछा गया था, ठीक है। अराजकतावाद के प्रमुख तत्व या सिद्धांत क्या रहे हैं ये बताने हैं। ये 8 है, लेकिन आपको मैं 10-12 भी करा सकता हूं। अभी देखना, बोरिंग लेक्चर नहीं तो लग रहा होगा, लग ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप देखेंगे राज्य एक निष्पक्ष और अनावश्यक संस्था है। इसमें तो आपने शुरू से अभी तक जितनी वीडियो देखी है उसमें आपने राज्य के बारे में तो बिल्कुल तरह पढ़ लिया कि जो अराजकता ये राज्य, ठीक है।
ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है अराजकतावाद के प्रमुख तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, और इसी में पूछेगा मान्यताएं क्या हैं, बताए। ठीक है, मान्यता, मान्यताएं। ठीक है, मान्यताएं क्या है अराजकतावाद के। ठीक है, ठीक। अब राज एक निरर्थक और अनावश्यक संस्था है। अराजकतावादी थे तो शुरू से ही कहते हैं कि उनको जरूरत नहीं है, राज जबरदस्ती कानून संस्था स्थापक करता है, राज जबरदस्ती कर रहा है। अब कहते हैं राज एक सर्वोच्च सत्ता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर अपना अधिकार मनवा सकता है। ठीक है, ये राज का खुद का सिद्धांत कहता है ये राज है जो वो एक सर्वोच्च सत्ता है, मजबूत सत्ता है जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले किसी पे अपना अधिकार या मनवा सकता है उसे। इस विचारधारा को क्या कहते हैं कि अराजकतावादी है, इस विचार का वो विरोध करते हैं। कहते हैं कि राज्य का अधिकार क्षेत्र व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत नैतिकता को सीमित कर देता है। यानी जो राज्य है, यानी राज्य एक निरर्थक और अनावश्यक संस्था क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, राज अधिकार क्षेत्र व्यक्ति के किस अधिकार क्षेत्र को बात कर रहा है, आर्थिक, आर्थिक। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। ठीक है, अधिकार क्षेत्र को सीमित कर देता है, इसलिए ये हमें जरूरत नहीं है। अराजकता राज को पूरी तरह से क्या कहते हैं, खारिज करते हैं और राज को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। ये बहुत बुरा है राज। मूलतः किस बात को रखी जा सकती है, राज्य को सार्वभौम, अनिवार्य और शक्तिशाली दबंग अधिकारियों, पूंजीपति और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हित में वैध उत्पीड़न कराने वाला माना जाता है। यानी राज्य कैसा है, उसकी प्रवृत्ति सार्वभौमिक है, अनिवार्य और शक्तिशाली है, राज्य दबंग अधिकारियों वाला है, पूंजीपति और विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले वैध जो मतलब कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी चापलूसी करने वाला है। ऐसी सभी राज्यों का एक ही आवश्यक चरित्र है, राज्य स्वाभाविक बुराई है और एक दमनकारी है, इसीलिए हमें राज्य नहीं चाहिए। राज्य एक निरर्थक और अनावश्यक संस्था है। ठीक है, वो कहते हैं कि अराजकतावादी राज्य को उदार अवधारणा को नकारा है, जो मान्यता देता है कि राज्य शक्ति का निर्माण स्वैच्छिक तौर से हुआ है। इसी में पॉइंट में ही, जहां किसी राज्य में मात्र जन्म लेने भर से कोई व्यक्ति उस राज्य की सत्ता के अधीन हो जाता है, यहाँ राज्य एक बलशाली संस्था है जिसमें लोगों को उसके कानून का पालन करना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसने मापदंड दिया हुआ है। राज्य बुरी तरह हटा दिया जाए, ये राज्य स्वास्थ्य के लिए खराब है। ठीक है, अब आता है मनुष्य के सद्गुणों का समर्थन करता है राज। ठीक है, बिल्कुल करता है, मनुष्य के सद्गुणों का समर्थन करता है। मनुष्य के सद्गुणों का समर्थन करता है कि मनुष्य अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, समाज में रहे, किसी भी वर्ग या दबाव के हित में ना रहे, राज्य नहीं होना चाहिए, सोसाइटी सरकार नहीं होनी चाहिए, मनुष्य पे किसी तरह का दबाव ना होना चाहिए, उसमें सद्गुण संपूर्ण समर्थन है, यानी वो सोच समृद्धि सब कुछ रख सकता है। इसीलिए मनुष्य एक सद्गुणों का समर्थक है, यानी अपनी बुद्धि विवेक साहस से वो समाज सोसाइटी में रह सकता है। पूंजीवादी तथा व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, ये क्यों करते हैं पूंजीवादी और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध? ठीक है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चुनौती भी देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा होता है, व्यक्ति अधिकतर काम कराओगे अब मजदूरी कम दोगे। ठीक,
अराजकतावादी ने 19वीं सदी में जो था मजदूर वर्ग आंदोलन को स्वीकार किया और पूर्ण रूप से समाजवादी सामाजिक दर्शन को स्वीकृति दी थी इन्होंने। अब बाकुनीन के अनुसार वो कहते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है और संपत्ति दोनों ही अविभाज्य है। इस समय पूंजीवाद को वर्ग के रूप में समझा जाता था, जो सत्तावद वर्ग जो कि जनता का शोषण और पीड़न करता था। पूंजीपति क्या करते थे, लोगों का अधिकतर काम कराया, कम मजदूरी दी, ठीक है, कभी मजदूरी ही नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती काम करा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए कहते हैं कि भैया हटा दो उन्हें, रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए। धर्म का विरोध करते हैं, यानी धर्म के नाम पे जो शोषित और शोषित वर्ग हो रहे हैं उनका विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक। ये ठीक। अराजकतावादियों का विश्वास करते हैं कि जो धर्म और राजनीति के बीच जो संबंध है ना उसका विरोध करते हैं। इसमें मुख्य विचारक हैं प्रोंधो और बाकुनीन, जो ईसाइयत है के विरोध के जरिए ही मनुष्य को वास्तव में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मानते हैं। यानी जो ईसाई धर्म है उसके विरोध के जरिए ही, ईसाई धर्म के विरोध के जरिए, विरोध के जरिए ही वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मानते हैं। इस विरोध के कई कारण रहे, जैसे धर्म एक प्रकार के नैतिक व्यवहार को व्यक्तियों पर थोपा जाता है, यानी जो धर्म है वो लोगों पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है उनसे, जिससे व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बाधित हो रही है। यानी जो खुद का निर्णय लेने के लिए पाखंड के एक तरह से आप समझ सकते हैं। हाँ, जो धर्म है वो एक तरह से पाखंड एक तरफ से थोपते हैं ना जबरदस्ती, बिल्कुल उसी तरह वो कहते हैं उससे मनुष्य के जो सोचने की क्षमता होती है ना वो खत्म हो जाती है, दूसरे पे ही निर्भर, जो कह देंगे, जो बड़े लोग, जो धर्म गुरु कह देंगे वही होगा, और दूसरा हम तो वो नहीं है, तो यानी इसलिए सोचने की जो क्षमता है वो खत्म कर दे रहे हैं लोग, ठीक। अराजकता मानव स्वभाव की आध्यात्मिकता को स्वीकार कर सभी प्राणियों के सब विकास के विचार को मानवताओं का एकजुट करने की आवश्यक मानते हैं, यानी सभी पढ़ो लिखो और एकजुट होके मान्यता प्राप्त करो, ठीक। अगला है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का विश्वास, क्योंकि गवर्नमेंट कोई चाहते नहीं है, राज बनना नहीं दे रहे, सरकार बनने नहीं दे रहे, सरकार नहीं बनेगी तो कानून नहीं बनने दे रहे, उन बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं उनके। साम्राज्यवाद का विरोध, यानी बिल्कुल साम्राज्यवाद, वो मतलब राज्य को, एक स्टेट को साम्राज्यवाद के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर साम्राज्यवाद एक तरह से है स्टेट, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। साम्राज्यवाद का पूर्ण रूप से विरोध किया कि हमें किसी चीज़ से दबाव या किसी के अंडर में नहीं रहना, हमें मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दो, हम अपनी जीवन निर्वाह कर लेंगे पूरी तरह। विकेंद्रीकरण में विश्वास, ठीक है, विकेंद्रीकरण में कुछ हद तक विश्वास रहता है इनका। राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज, ये हमने उसमें ही पढ़ लिया कि कैसे राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज बना रहे हैं, चाहते हैं, यानी ना राज्य होगा, राज्यविहीन का मतलब राज्य नहीं होगा, वर्गविहीन का मतलब राज्य जैसी कोई नहीं हो, सोसाइटी होगी, समाज होगा उसमें। वर्गविहीन समाज का मतलब होगा उसमें किसी तरह का वर्ग नहीं होगा, यानी देखा था मार्क्सवाद पढ़ते, शोषण वर्ग, पूंजीपति वर्ग, ठीक है ना, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, सभी एक समान होंगे इसमें, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं। और पद सोपनीयता का विरोध एक है, आपके एसोल में ही है, बुक में ही है, ये वाला पॉइंट ठीक ठाक लिखा हुआ है इन्होंने, आप ये 9वां पॉइंट नहीं, पद सोपनीयता का विरोध। अराजकतावाद मुख्य रूप से पद सोपनीय व्यवस्था प्रभुत्व का विरोध करती है, बिल्कुल सही बात है। ये परंपरा ऐसी राज्यविहीन समाज की कल्पना करती है जहां मानव आपसी सहयोग से कार्य कर सकें। चूंकि अराजकतावादियों के अनुसार मानव स्वभाव से नैतिक होते हैं, ऐसी स्थिति में मानव शासन और नेता के बिना लाभकारी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी जो मनुष्य हैं उस शासन और नेता के बिना भी अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
मानव स्वभाव को लेकर सभी राजनीतिक चिंतकों के बीच एक राय नहीं रही है। गोल्डविन ने मानव स्वभाव को तार्किक भलाई और मैक्स स्पिन ने चेतना के असंभव अहंभाव के रूप में दर्शाया। कुछ चिंतकों ने राज्य के पद गोपनीयता को शोषणकारी माना है, जिसमें राज्य कर के माध्यम से व्यक्ति की संपत्ति में हिस्से की दावेदारी पेश करता है, यानी टैक्स लेता है राज्य, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपका ऐसे आया हुआ था प्रीवियस में। राज्य अराजकतावाद के प्रमुख तत्व क्या है, और ये 21वीं, अब इसमें जोड़ दिया, यानी तत्व क्या है ये हाफ बनाया, उसके पीछे एक जोड़ दिया कि क्या यह 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक है। ये प्रीवियस में पूछा गया था आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, क्या ये 21वीं सदी में प्रासंगिक है, जरूरी है 21वीं सदी में? ये ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, यानी एक ही में दो क्वेश्चन पूछे। अराजकतावाद क्या के मुख्य तत्व क्या है, कि क्या ये 21वीं सदी में प्रासंगिक है। ठीक, तो ये मैंने बुक का ही सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब 21वीं सदी में कैसे प्रासंगिक है वो बताया है। हाँ, ये रहा। अब 21वीं सदी में केवल एक कल्पना के रूप में अराजकतावादी पूरे विचार को खारिज करना आसान होगा। यहाँ से शुरू करेंगे, आप ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, आप अपनी लैंग्वेज में, मतलब इस अपनी भाषा में लिखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यही आंसर होना है अगर ये पूछता है तो। इसमें से एक जरूर आएगा क्वेश्चन। 21वीं सदी में केवल एक कल्पना के रूप में अराजकता के पूरे विचार को खारिज करना आसान होगा। ठीक, आखिरकार अराजकतावाद को 20वीं सदी के प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के रूप में अस्तित्ववान नहीं माना जा सकता है। यही किसी भी बड़ी समाज में राजनीतिक पुनर्निर्माण को आधार प्रदान करने का विकल्प रहा है। यानी कि जो राजनीति जो समाज में है, समाज में राजनीति का पुनर्निर्माण को आधार प्रदान करने का विकल्प रहा है। सामान्य ये यहाँ पर हम मुरे बुकचिन के अराजकतावाद पर विचार को भी देख सकते हैं। ये एक विचारक है मुरे बुकचिन, इस वाली लाइन में मुरे बुकचिन। ठीक है, अराजकतावाद जिसमें हम सामाजिक अराजकतावाद और जीवन शैली अराजकतावाद के संबंध में कह सकते हैं कि अराजकतावाद अपने मूल्य को खोने की खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि वो बहुत से अराजकतावादी जीवन शैली अराजकतावादी हैं जो बिना किसी लगन के सामाजिक नैतिकता में परिवर्तन लाने में लगे हैं। यानी परिवर्तन आएगा तो राज्य और कानून भी आएंगे, बनेंगे। वह मानते हैं कि जीवन शैली अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि सभी के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की ओर। यानी जो अराजकता वाली शैली है व्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि वो समाज की सामाजिक स्वतंत्रता की ओर। बुकचिन कहते हैं कि अराजकतावादी यह नहीं सोचते कि पूर्ण रूप से क्या अराजक समाज और निर्माण संगठन संभव है। इसके परिणाम यदि संभव हो सके तो ये थोड़ा सा और बिना किसी अन्य से वार्तालाप किए अपना ध्यान स्वतंत्रता की तरफ लगाते हैं। फिर भी अराजकतावाद को समकालीन सामाजिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना के तौर पर याद किया जाता है। यह अपने सभी प्रत्यापनों को खो देगा यदि अपने कार्यों को तत्कालीन नहीं रखेगा। बुकचिन समकालीन तकनीकों का विरोध करते हैं, यानी जो समकालीन तकनीक है उसका विरोध करते हैं। इसमें उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो सामाजिक परिस्थिति है ना, विज्ञान के प्रमुख करते हैं। बुकचिन सामाजिक परिस्थिति विज्ञान यानी रेडिकलोज, ये यहाँ होगा रेडिकलोज, ये रहा। ठीक है, ये रहा रेडिकलाइज
प्राकृतिक और अधिक मूल्यवान तौर पर प्राकृतिक परिघटना पर हमारी समझ को दर्शाता है। इसके अनुसार जो प्रकृति है जो मनुष्य को सहयोगी रूप बनाती है, उसमें सभी नैतिक जो तौर पर सहयोगी होते हैं ना, उनके प्रभुत्व वाले कहते हैं कि समाज में किसी भी तरह की श्रेणीबद्धता मानवीयता तरह के परे हैं, क्योंकि मानवीयता समर्थता स्वतंत्रता केंद्रित है, जो कि प्रकृति का मूल केंद्र है। यानी समाज है जो वो प्रकृति का ही है, प्रकृति से ही हमें मिला है, प्रकृति की देन है। मानव समाज में श्रेणीबद्धता दमन में इंगित करती है, और श्रेणीबद्धता प्रत्येक रूप से यानी जो संगठन है जो श्रेणीबद्धता वो मानव समाज में विरोध उत्पन्न कर रही है, दमन इंगित कर रही है, शोषणता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इसलिए अपने विचार को नैतिक तौर पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं बिना किसी दमन और उसके स्वतंत्रतापूर्ण होना से। यानी वास्तव में आधुनिक राजनीतिक विचारक जो रहे अराजकतावाद का बहुत प्रभाव पड़ा मॉडर्निज्म में। जो पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जो अराजकतावाद, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उदाहरण के लिए आप देखोगे। ठीक है, उदाहरण आप देख लो, नव वामपंथी और नव दक्षिणपंथी दोनों ने स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। एग्जिट आप आंसर लिखें, जैसा है जैसी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो कि अराजकतावादी विचारों के व्यवहार को चिन्हित करते हैं। यहाँ 1960 और 1970 के दशक के शुरुआती दौर में आंदोलन की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। इसमें छात्र सक्रियता, उपनिवेश जो विरोध कर रहे हैं, जो नारीवाद है, पर्यावरण शामिल थे। नव वामपंथ के अंदर एकीकृत का विषय मुक्त का लक्ष्य था, जिसने व्यक्तिगत पूर्ति के तौर पे समझा गया, जिसमें राजनीति को एक सक्रिय शैली का समर्थन किया उन्होंने। यानी राजनीति को ला रहे हैं अब वो, अब पहली जो विचारधारा राजनीति नहीं होगी होनी चाहिए, उसको हटा के राजनीति को ला रहे हैं राजनीति। नव दक्षिणपंथी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व बल दे रहा है, लेकिन इनका मानना है कि केवल बाजार जो प्रतिस्पर्धा उसकी गारंटी दी जाए, यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया उसकी गारंटी दी जाए, आर्थिक व्यवस्था की गारंटी दी जाए कि किसी का शोषण नहीं होगा, पूरी मजदूरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। अराजक पूंजीपतियों ने राज्य के हस्तक्षेप की बुराई को देखते हुए उनको उजागर करने की मांग की है, और वह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को पुनः खोजने का प्रमुख है। ये मुख्य बाजार खोजने का प्रमुख है। इतना ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। वो कहते हैं कि समाज में जो बाजार व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलाया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, जो मजदूरी है वो दो, जो सामान की कीमत है वो लोगों को मुहैया कराया जाए, सभी को समान व्यवहार किया जाए। ठीक है, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में आप देख सकते हैं, ये आपका निष्कर्ष है, जो एक ये और एक ये, बस इतना ही निष्कर्ष है आपका। ठीक है, निष्कर्ष हर क्वेश्चन के आंसर लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें आप। अराजकतावाद पूर्ण रूप से किसी तरह का दबाव या मुक्ति के पक्षधर रहे हैं। हालांकि अराजकतावाद के विचारों में बहुत अंतर भी देखने को मिला है। मनुष्य की ब्रह्म मुक्ति के साथ साथ आंतरिक मुक्ति के भी विचार प्रयास रहे हैं, यानी अंदर की मुक्ति, इंटरनल फ्रीडम, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रीडम दोनों की मुक्ति की बात की गई इसमें। अपने विचार में बाहरी लाने के लिए उन्हें ना सिर्फ राज्य का विरोध किया बल्कि धर्म के विरोध का भी आलोचना की, यानी स्टेट का भी विरोध किया, धर्म का विरोध किया, पूंजीपतियों का विरोध किया। उन्होंने व्यक्ति के सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों के स्तर पर स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। उदारवादियों मार्क्सवादियों का विरोध करते हुए उन्हें अपने अराजकतावादी विचारों में मानवीय मुक्ति के केंद्रीकृत विषय का मूल बना। अराजकता हिंसात्मक मार्ग को अपनाने में पीछे नहीं रहे, बल्कि दूसरी तरफ अहिंसावादी अराजकता भी सक्रिय रहे, यानी दोनों तरह हिंसा और अहिंसा दोनों ही अराजकता हमने देखा, जो मानव मुक्ति के लिए हिंसा की जगह अहिंसा का सिद्धांत पालन करते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंट्रोडक्शन आप खुद भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ये स्क्रीनशॉट लेके आप निष्कर्ष लिख सकते हैं।